काली भाभी नहीं चाहिए। तान्या और पल्लवी कॉलेज की क्लास में होती हैं। तभी क्लास खत्म होते ही तान्या कहती है, पल्लवी चल कैंटीन में चलते हैं, बहुत दिनों से हमने कोल्ड कॉफी भी नहीं पी है, आज वही पियेंगे। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, अब जल्दी से चल। दोनों बहनें कैंटीन में आकर कॉफी का ऑर्डर देती हैं। ऑर्डर एक काला सा वेटर लेकर आता है। दिस इज योर ऑर्डर मैम। ये कैंटीन वाले ने कैसे काले पीले लोगों को रख लिया है? इन जैसे काले कलूटे लोगों से तो म्यूनिसिपैलिटी का कचरा उठवाना चाहिए। बस कीजिए आप दोनों, आप जैसे गोरे घमंडी लोग खुद को समझते क्या है? माना कि मैं काला हूँ, मगर हूँ तो मैं भी इंसान ही ना। इस पर तान्या कॉफी वेटर के मुंह पर फेंक देती है, साथ ही उसकी बहुत बेइज्जती करती है। यू ब्लडी कैपुचिनो, 2 टके का वेटर हमसे जुबान लड़ाता है। हम इस कॉलेज की ड्रीम गर्ल हैं। तू तो हमारे पैरों की धूल बराबर भी नहीं है। आइंदा हमसे बदतमीजी करने से पहले ये बेइज्जती याद रखना, काला कौवा कहीं का। चल पल्लवी। ये कहानी है तान्या और पल्लवी की, जो कि बहुत ही गोरी और घमंडी होती हैं। दोनों काले लोगों से बहुत नफरत करती हैं। वो अपने भाई शुभम के साथ रहती थी। एक दिन तान्या अपने भाई शुभम से कहती है, शुभम भैया हमारे लिए भाभी ले आइए, हमारी सहेलियों के भाई की शादी हो गई है, उन सभी की भाभियां हैं, हमारे लिए भी सुंदर सी गुड लुकिंग भाभी ले आइए। फिर कुछ ही दिनों में शुभम नैना से शादी करके उसे घर ले आता है, मगर नैना का काला रंग देखकर तान्या और पल्लवी गुस्से में चिढ़कर बोलती हैं, भैया ये आप किस काली लड़की को घर ले आए हैं? पल्लवी, ये नैना है मेरी पत्नी और तुम दोनों की भाभी। भैया हमें ये काली भाभी नहीं चाहिए। पता नहीं आपने इसमें क्या देख लिया, कितनी काली और भद्दी दिखती है ये हमारी भाभी बनने के बिल्कुल लायक नहीं। पल्लवी, नैना बहुत अच्छी है, एक बार उसे मौका तो दो। इंसान का दिल से सुंदर होना जरूरी है, रंग में क्या रखा है। भैया ये डायलॉग ना फिल्मों में शोभा देते हैं, असली जिंदगी में इनका कोई वजूद नहीं। अरे अपना नहीं तो हम दोनों का ही तो ख्याल किया होता। हम इतनी गोरी और सुंदर हैं, और कहाँ ये जली हुई उपली। हम दोनों ने कह दिया तो कह दिया, हमें ये काली भाभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अपनी गोरी घमंडी ननद का ऐसा बुरा बर्ताव देखकर नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं। नैना, अपनी बहनों के ऐसे बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो दोनों दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की जरा कड़वी हैं। दोनों बहुत छोटी थीं जब माँ बाप मर गए, तब से लेकर मैंने अकेले ही इन्हें पाला है। शुभम, तान्या और पल्लवी मेरी ननद हैं और मैं उनकी भाभी। मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। अगले दिन तान्या और पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती हैं, तभी नैना उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी ननद, जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता लाई हूँ, ये लो चाय पी लो। नहीं, हमें ये चाय नहीं चाहिए। ऐसा कहकर तान्या चाय की कप जमीन पर फेंक देती है। चाय गर्म होने के कारण बेचारी नैना का भी हाथ जल जाता है। निकलो हमारे कमरे से, और फिर दोबारा अपना ये काला कलूटा चेहरा लेकर हमारे कमरे में मत आना। दोनों घमंडी ननद नैना को धक्के मार कर कमरे से निकाल देती हैं। नैना इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। वो लगातार अपनी घमंडी ननद के दिल में जगह बनाने की तमाम कोशिश करती है। मेरे कपड़े कहाँ गए? तान्या, मेरी ब्लू वाली जीन्स नहीं मिल रही, तूने देखी है क्या? नैना जल्दी से पल्लवी के कपड़े लेकर उसके पास आती है। ये लो पल्लवी, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए थे इसलिए मैंने इसे धो दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने काले कलूटे हाथों से मेरे कपड़ों को छूने की? अब ये कपड़े मेरे पहनने के लायक नहीं रहे। ये कहकर घमंडी ननद अपनी उस जीन्स को जला देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और तान्या और पल्लवी अपनी भाभी का घर उजाड़ने में लग जाती हैं। तान्या, हमारी ये काली भाभी ना इतनी आसानी से हमारे घर से नहीं भागने वाली है, मगर अगर हम भैया की दूसरी शादी कर दें तो हमारी काली भाभी खुद ब खुद चली जाएगी। That's a good idea। शाम को जब शुभम दफ्तर से घर आता है तो तान्या कहती है, शुभम भैया आ गए आप। ये देखिए पल्लवी ने शादी.com पर आपकी प्रोफाइल बनाई है। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों का प्रपोजल आया है, जल्दी से बताइए आपको कौन सी पसंद है। तान्या, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मेरी दूसरी शादी का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? एक बार भी तुमने अपनी भाभी के बारे में नहीं सोचा? कैसी भाभी? नहीं मानते हम उसे अपनी भाभी। अरे हमें ऐसी काली कलूटी भाभी नहीं चाहिए थी। उसका काला रंग हमारी आंखों में चुभता है। ये सुनकर शुभम पल्लवी को जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है, बस बहुत हो गया तुम दोनों का। अपनी भाभी के लिए तुम्हारे मन में इतना जहर भरा हुआ है। मेरी गलती थी जो माँ पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम्हें हर खुशी देनी चाहिए, पर मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ कर रख दिया। इसीलिए शायद आज मेरी बहन इतनी घमंडी हो गई है कि उन्हें गोरे काले रंग के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं तुम दोनों की बदतमीजी अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तुम्हारी शादी होगी। ये कहकर शुभम चला जाता है और तान्या कहती है, क्यों मेरी काली कलूटी भाभी, अब तो तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। छीन लिया ना हमसे हमारे भाई को।
फिर कुछ दिनों में दोनों की शादी तय हो जाती है और हल्दी की रस्म होती है, जिसमें तान्या और पल्लवी की सहेली उन्हें हल्दी लगाती हैं और पल्लवी की सहेली ऋचा कहती है, आइए नैना भाभी, आप भी तान्या और पल्लवी को हल्दी लगा दीजिए। नैना आगे आकर अपनी दोनों ननद को खुश होकर हल्दी लगाती है। हल्दी मुबारक हो मेरी प्यारी ननद, भगवान करे तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले। कितनी प्यारी लग रही हो तुम दोनों, भगवान करे तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। हमें किसी की नजर कैसे लगेगी नैना भाभी, तुम हो ना हमारा काला टीका। शादी में आए मेहमानों के बीच एक बार फिर अपने काले रंग का मजाक बनता देखकर नैना वहां से जाने लगती है। अरे अरे, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी भाभी, इस हल्दी की जरूरत हमसे ज्यादा तुम्हारे इस जले हुए उपले जैसे चेहरे को है। लाओ मैं लगाती हूँ हल्दी, ये लो। पल्लवी, ये तुम क्या कर रही हो? पल्लवी नैना के पूरे चेहरे पर हल्दी लेप देती है तो वहीं तान्या बाल्टी में भरे कीचड़ को नैना पर डाल देती है। बताओ हमारी काली भाभी कैसा लग रहा है लोगों के बीच में तमाशा बनकर? तुम्हारी जगह इस कीचड़ में ही है, काली कलूटी कहीं की। सभी लोग नैना को घूर घूर कर देखने लगते हैं। नैना आंसू भरी आंखों के साथ वहां से भागती हुई बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लेती है। क्या काला होना पाप है, आज मेरी अपनी ननद ने लोगों के बीच मेरा तमाशा बना कर रख दिया। कुछ देर बाद नैना घर छोड़कर जाने लगती है। नैना, ये सब क्या है? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? शुभम, मैंने तान्या और पल्लवी के दिल में घर करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझे भाभी नहीं माना, हमेशा मुझे मेरे काले रंग के लिए भला बुरा कहा। मगर आज की इतनी बेइज्जती के बाद मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, इसी में मेरी ननद की खुशी है। ये कहकर नैना जाने लगती है तभी ऋचा कहती है, तुम दोनों के घमंड ने आज तुम्हारे भाई का बसा बसाया घर तोड़ दिया। नैना भाभी तो बस चेहरे से काली थी, मगर तुम दोनों दल की काली हो। सोचो अगर तुम्हारी भाभी की जगह शुभम भैया काले हो जाएं, तब तो तुम उन्हें भी ठुकरा दोगी, या फिर भगवान न करे कल को तुम दोनों की शादी किसी काले लड़के से हो जाए, तब क्या करोगी? ऋचा की बातें दोनों घमंडी बहनों की भटक खोल देती हैं और वो अपनी करनी पर पछताते हुए नैना को रोक लेती हैं। रुक जाओ नैना भाभी, घर छोड़कर मत जाओ, हमसे गलती हो गई, हमने आपको बहुत दिल दुखाया है, हमें माफ कर दो। कल तक हम कहती थी ना कि हमें काली भाभी नहीं चाहिए, मगर आज हमें हमारी नैना भाभी ही चाहिए। पल्लवी को रोता देखकर नैना उसके आंसू पोंछकर कहती है, चुप हो जाओ पल्लवी, तुम्हें पता है ना तुम्हारी भाभी तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार भाभी का प्यार घमंडी ननद के खड़ूस बर्ताव पर भारी पड़ जाता है और वो पूरे दिल से नैना को अपना लेती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगती हैं। जागृति और मीरा बचपन की सहेलियां होती हैं। मीरा देखने में बहुत सुंदर और अमीर घर से होती है और वहीं जागृति एक बौनी लड़की होती है, एक गरीब परिवार से होती है। बौनी लड़की होने की वजह से सब जागृति का मजाक उड़ाया करते थे। देखो दोस्तों, आ गई बोनी। तुझे कितनी बार मना किया है यहाँ पर मत आया कर, ये हमारी खेलने की जगह है। ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये जगह हम सब की है और हम सब यहाँ पर खेलेंगे। और आइंदा अगर तुमने मेरी सहेली को बौनी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने बौनेपन का मजाक उड़ता देख जागृति रोती हुई वहाँ से चली जाती है और मीरा उसके पीछे पीछे जाती है। जागृति, तुम रो क्यों रही हो? तुम क्यों लोगों की बातों पर ध्यान देती हो? जिन्हें जो बोलना है बोलने दो, तुम इन सबको इग्नोर करो। अगर मैं बौनी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा ना, इन सबको इग्नोर करो। जागृति और मीरा बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इसलिए जब भी कोई जागृति के बौनेपन का मजाक उड़ाता है तो मीरा उसे अच्छे से सबक सिखाती है। मीरा के साथ साथ उसकी फैमिली भी जागृति को बहुत पसंद करती थी। जागृति अक्सर मीरा के घर पर खेलने जाया करती थी। जैसे मीरा की माँ मीरा और जागृति के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और उन्हें अपने हाथों से खिलाती है। आज इन दोनों की दोस्ती को पूरे 12 साल हो जाते हैं और ये दोनों सहेलियां अब बड़ी हो जाती हैं। तू अभी तक तैयार नहीं हुई, तुझे देखने वाले तो अभी आते ही होंगे। माँ, मैं हो गई हूँ रेडी, आप टेंशन मत लो। बेटा, मैं टेंशन कैसे ना लूं? तू जानती है तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने कैसे इस घर को संभाला है। हमारे पास इस छोटे से घर के अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये रिश्ता भी तेरे बौनेपन की वजह से वापस चला गया तो ना जाने क्या होगा। जागृति के बौनेपन की वजह से जो भी रिश्ता जागृति के लिए आता तो वह लोग उसे देखते ही मना कर देते हैं या कई गुना ज्यादा दहेज की मांग करते हैं। तो जागृति और उसकी माँ के लिए दे पाना नामुमकिन नहीं होता। थोड़ी देर में रिश्ते वाले आते हैं। जागृति को देखते ही वो शादी के लिए मना करके वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद जागृति और उसकी माँ बहुत रोते हैं कि तभी वहां मीरा आ जाती है। क्या हुआ आंटी? जागृति, आप दोनों रो क्यों रहे हो? बेटा, तुझे तो पता है ना, इसके बौनेपन की वजह से इसकी शादी की बात कहीं भी नहीं बन पा रही। अब मैं क्या करूं? कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? आंटी, आप रोइए मत।
देखिए सब ठीक होगा, आप बस भगवान पर भरोसा रखिए। इतना कहकर मीरा वापस अपने घर चली जाती है और सारी बातें अपनी मॉम डैड को बताती है, जिसे सुनकर जागृति एक बहुत अच्छी लड़की है, उसके अंदर सारे गुण हैं। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं जागृति की शादी अपने बेटे से ही कराती। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन हमें जागृति बेटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेरी नजर में जागृति के लिए एक रिश्ता है, तुम्हें याद है? कुंती देवी, उनका एक लड़का है, क्या नाम है उसका? हाँ, विकी। बहुत अच्छा परिवार है। मैं सोच रहा हूँ मैं जागृति की बात वहीं चलाता हूँ। अगर जागृति की उस घर में शादी हो गई ना, तो उस बच्ची के तो भाग्य खुल जाएंगे। गोपाल का आइडिया सबको अच्छा लगता है। वो फौरन कुंती देवी से बात करता है। जागृति की इतनी तारीफ सुनकर कुंती देवी इस शादी के लिए हाँ कर देती है। जब इस बात का पता जागृति और उसकी माँ को चलता है तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और देखते ही देखते कुछ दिनों में ही जागृति और विक्की की शादी हो जाती है, जिसके बाद जागृति अपने ससुराल चली जाती है। अरे ये क्या कुंती, तेरी बहू तो बौनी है। तेरा लड़का तो देखने में ठीक ठाक है, तो फिर ये बौनी लड़की को क्यों बहू ले आई? कहीं तेरे लड़के में कोई कमी तो नहीं है ना? विमला की बातें सुनकर कुंती को बहुत गुस्सा आता है और वो शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाती। कुंती जागृति को अंदर लेकर आती है, उसके बाद उसे खरी खोटी सुनाती है। आज तेरी वजह से जो पड़ोसी मेरे सामने आंख उठाकर बात नहीं करते थे, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात बोल दी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे के लिए रिश्ता मंजूर किया था। माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? जागृति मेरी पत्नी है और आप मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुन जागृति को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन जागृति को इस बात की खुशी भी होती है कि कम से कम उसका पति उसकी साइड है। कुंती घर के सारे काम की जिम्मेदारी जागृति को ही दे देती है, जिस वजह से जागृति दिन रात घर के कामों में ही लगी रहती। लेकिन कुंती को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो दिन रात जागृति से काम कराती और उसको ताने दिया करती। जागृति की शादी को काफी टाइम हो जाता है, इसलिए जागृति की सहेली मीरा उससे मिलने आती है। जागृति, तुम तो अपनी शादी के बाद अपनी सहेली को भूल ही गई। नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है। मैं भी तुमसे मिलने के लिए ही सोच रही थी, लेकिन घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर के काम? लेकिन मीरा, इस घर में तो नौकर है, तो तुम्हें घर के काम करने की क्या जरूरत है? मीरा, इस घर में अब कोई भी नौकर नहीं है और अपने घर का काम करने में कैसी तकलीफ? जागृति की बात सुनकर और उसका उदास चेहरा देखकर मीरा को उस पर शक होता है। मीरा के बार बार पूछने पर जागृति रोते हुए अपनी सास के जुल्मों और तानों के बारे में बता देती है, जिसे सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अब हमें तुम्हारी सास को सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसके बाद मीरा एक प्लान बनाती है और वो जागृति को उसकी सास के पास भेजती है। माँ जी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना है। हाँ हाँ जाओ, मेरी बला से कम इस घर में कुछ दिनों के लिए शांति तो रहेगी। जिसके बाद जागृति अपना सारा सामान पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। जागृति के मायके जाते ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी कुंती पर आ जाती है। हाय, मेरे पैर बहुत दर्द हो रहे हैं। जागृति को बोलती हूँ, वो अच्छी मालिश कर देगी मेरे पैरों की। अरे मैं तो भूल ही गई, जागृति तो अपने मायके गई हुई है। अब मुझे अपने पैरों की मालिश खुद ही करनी पड़ेगी। जागृति के जाने के बाद कुंती ही घर का सारा काम करती है और खाना बनाती है। इस उम्र में ज्यादा काम करने की वजह से कुंती की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद मीरा कुंती से मिलने उसके घर आती है। आंटी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? मेरा बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तू एक काम कर, जागृति को कॉल करके और उसे उसके मायके से बुला ले। लेकिन क्यों आंटी? मीरा तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मीरा के बौनेपन की वजह से आपको तो उससे बाहर ले जाने में भी शर्म आती है। तो अब क्या हुआ? अब क्यों याद आ रही है आपको उसकी? जब वो थी, आपका ख्याल रखती थी, घर का सारा काम करती थी, इस घर को संभालती थी, तब तो आपने उसकी कदर नहीं की। लेकिन अब जब वो यहाँ नहीं है तो आपको उसकी याद आ रही है। मीरा की बात सुनकर कुंती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो मीरा को घर पर लेकर आती है और उससे माफी मांगती है। जागृति बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे जाने के बाद ही मुझे तेरी कदर समझ आई है। मैंने हमेशा तेरे बोनेपन का मजाक उड़ाया, तुझे ताने दिए, लेकिन तूने हमेशा मेरी सेवा करी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं और एक माँ अपनी बेटी से माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। आपने मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, इससे बड़ी और खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? जागृति अपनी सास को माफ कर देती है, जिसके बाद कुंती उससे दिल से अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। आज मीरा की सूझबूझ की वजह से ही कुंती को सबक मिल पाता है और जागृति की जिंदगी अच्छी हो पाती है।